नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि की बात और आज का हमारा मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो मुद्दा है आया राम गया राम की राजनीति को लेकर। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है कि जो राजनेता है वो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं और उनको वहां की रीति नीति समझ में आती है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में इसका चलन कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब सवाल ये है कि जो राजनेता एक राजनीतिक दल को छोड़कर चुनाव नजदीक आते ही दूसरे राजनीतिक दल में चले जाते हैं और अचानक उन्हें दूसरे राजनीतिक दल की रीति नीति बहुत पसंद आने लगती है, उनके नेतृत्व पे उनका भरोसा बढ़ने लग जाता है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? और देवभूमि उत्तराखंड में अगर यह चलन बढ़ रहा है तो क्या ये इसको किस रूप में देखा जाए और जनता किस रूप में इसे देख सकती है? दरअसल एंटी डिफेक्शन लॉ इसको हम कहते हैं, तो इसको रोकने के लिए 52वां संशोधन किया गया था और 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार एक कानून लाई थी ताकि दल बदल को रोका जाए और जो फ्रीक्वेंटली लोग दल बदलते हैं उनको रोका जाए। 1967 की एक मजेदार घटनाक्रम में आपको सुनाऊं। एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। उन्होंने 15 दिन में 3 राजनीतिक दल बदल दिए और उसके बाद ये आया राम गया राम की जो बात है वो बहुत प्रचलित हो गई और सोशल मीडिया में आजकल और मजेदार बात चल रही है, इधर चला उधर चला करके। बहरहाल अगर हम गंभीर मुद्दे पे बात करें तो जो राजनेता समय के साथ अपने फायदे नुकसान को भांपकर, अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखकर, अपनी अपनी पद प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए दल बदलते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? और इसका जवाब जो है मैं समझता हूं कि ना कोई कानून दे सकता है, ना कोई राजनीतिक दल दे सकता है, इसका जवाब जनता ही दे सकती है। और आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान जिनको हमने आमंत्रित किया है, साहब 40 साल से ज्यादा का उनका मैं कहूंगा कि पत्रकारिता का करियर रहा है। वो देवभूमि उत्तराखंड में पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के संपादक हैं। मैं बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा निशित जोशी जी को। बहुत बहुत प्रणाम है निशित जोशी जी, और देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशित जोशी जी, ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं कि साहब मुझे नेतृत्व बहुत पसंद आया और नीति रीति में मुझे बहुत पसंद आया, काम बहुत पसंद आया, ये पसंद चुनाव के नजदीक ही क्यों आता है, ये आज हर कोई जानना चाहता है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगा, आपने उसको बताया है, लेकिन उसका मैं सबसे पहले बैकग्राउंड जरूर दूंगा। बात 1967 की है। पलवल जिला है, उसका हसनपुर क्षेत्र था। उससे एक विधायक ने चुनाव जीता, निर्दलीय, उनका नाम था गया राम। और गया राम ने 9 घंटे के अंदर 3 बार पार्टी बदल ली। पहले वो निर्दलीय से यूनाइटेड फ्रंट में आए अंतरात्मा की आवाज पर, और फिर वो वहां से यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में चले गए। और राव वीरेंद्र सिंह जी शायद उस जमाने में थे, उनको लेके गए चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गया राम अब आया राम हो गया है। तो आया राम गया राम का जो मुहावरा है तब से शुरू हुआ है। उसके बाद कालांतर में एक मुख्यमंत्री बने कांग्रेस से भजन लाल, वो 37 लोगों को लेके चले गए थे कांग्रेस में। तो हरियाणा ने इस बीज को बोया। अब आपने मेरे एक से सवाल किया है कि क्यों इनको ऐसा कहना पड़ता है। निश्चित तौर पे ये जनता के प्रतिनिधि नहीं रह गए, ये स्वार्थ के प्रतिनिधि रह गए हैं। स्वार्थ की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। और उत्तराखंड में तो आप निश्चित तौर पर कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड के पहले पूर्वकालिक मुख्यमंत्री को देखें, नायनार तिवारी जी थे, वो भी आया राम गया राम में शामिल थे। आपको याद होगा आपातकाल के बाद एक वो पार्टी में चले गए थे, एक पार्टी बनाई थी जगजीवन राम जी के साथ, हेमंती नंदन बहुगुणा जी के साथ, फिर वो दूसरी पार्टी में गए, फिर वो कांग्रेस में आए। तो यहां के बीच में ही वो है।
तो अब आगे बढ़िए आप, तो मैं आगे फिर बढ़ूंगा इस मामले में। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये तो बड़ी बातें हो गई। अगर हम देवभूमि में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, खासकर चुनाव से पहले दल बदल लेना, तो मैं समझता हूं इसमें जनता का तो कहीं से भी हित छिपा नहीं है। जी जी, हाँ, हमको रमेश जी दल बदल कानून को डिस्कशन करना पड़ेगा। कारण क्या है कि जब दल बदल कानून लाया गया तो जानबूझ के उसमें कई छिद्र छेड़ छोड़ दिए गए। अरे सीधा सीधा फैसला यह होना था कि किसी ने किसी एक पार्टी से अगर चुनाव लड़ा है तो आप 2/3 3/3 की बात मत कीजिए, उस पर्टिकुलर आदमी को फिर से जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता से यह आदेश लेना चाहिए कि हम फला पार्टी की टिकट पे आपसे वोट मांगने आए थे, या आपने हमसे भरोसा किया था और फला पार्टी पे भरोसा किया था। अब हम दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, इसलिए हमको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा इस दल से, तब तो बात सही होगी। तो पॉलिटिकली बेईमानी की गई लोगों के साथ, आम जनता के साथ, पहले वो सुधार लाना पड़ेगा। और उत्तराखंड में तो आप जानते ही हैं, मैं कई बार ये बात कह भी चुका हूं कि जितने भी राजनेता हैं ये मैक्सिमम ठेकेदार हैं। विधायकों के छोटे छोटे, मैं तो ग्राम प्रधानों की भी बात करूंगा, सबके छोटे छोटे स्वार्थ हैं। सड़क में ठेका चाहिए, बिजली में ठेका चाहिए, पानी में ठेका चाहिए, गुणवत्ता भाड़ में जाए। अभी आपदा में देखिए ना, सब टूटा जा रहा है। उनको सिर्फ कमीशन से मतलब है, और या फिर उनके संरक्षक वो काम करते हैं। उन लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए ये लोग जनता को बार बार धोखा देते हैं। तो ये धोखेबाज हैं, और शायद इन लोगों को तो दोबारा जब ये जाएं तो आम लोगों को पूछना चाहिए, इनके खिलाफ कंपेन चलाना चाहिए कि बताइए, जब आप आए थे आपने ये कहा था हम इस दल के साथ हैं, आज किस मुंह से आप वापस जा रहे हो? और अगर उस दल से आपने 5 साल तक जो भत्ता लिया है, जो कुछ लाभ लिए हैं, क्या आप उसके अधिकारी थे, वो सब वापिस कीजिए। और इस चीज को दल विदल विधेयक के कानून में भी लाना पड़ेगा कि उस पार्टी से जीत के आए और उन्होंने इस पार्टी से ये लाभ लिया, इस पार्टी से उसके नाम पे ये लाभ दिया, इनसे वसूली की जाए। तब जाके दल बदल कानून एकदम सही माने में सही साबित होगा, तब जनता के साथ धोखा बंद होगा। निश्चित जी, आपने ठीक कहा कि दल बदल कानून को एक आदर्श दल बदल कानून बनाना चाहिए। उसे 2/3 जब आपसे तोड़कर आएंगे तभी, उससे कम आएंगे तब दल बदल कानून लागू होगा। अगर कोई ऐसे दल छोड़कर आता है तो उसे वापस जनता की अदालत में भेजना चाहिए, ताकि जनता, लोकतंत्र में जनता उसका फैसला करे। लेकिन आप टेक्निकली देखिए ना, जो लोग अब दल छोड़ रहे हैं, कम से कम उत्तराखंड में, वो जानते हैं कि अब समय बहुत कम रह गया है। मतलब 5-6 महीने रह गए हैं चुनाव के, 6-7 महीने चुनाव के रह गए हैं। ऐसे में मैं सिर्फ इतना आपसे समझना चाहता हूं कि लोग दल को प्यार करते हैं, लोग अपने को प्यार करते हैं, ये देवभूमि को प्यार कब करेंगे? मतलब देवभूमि उत्तराखंड को प्यार कब करेंगे? इस माटी को कब प्यार करेंगे? संकट यही है कि इस माटी को प्यार करने वाले लोग हैं कितने फीसदी? देखिए, सब अपने को कहते हैं बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार तो तब होंगे जब इनको पहले बहुत कुछ मिला हो। वास्तव में जो आदमी ग्राम प्रधान नहीं बन सकता था, वो कैबिनेट मंत्री बन गया, वो मुख्यमंत्री बन गया। जिस तरह से राज बना, राज के बाद एकदम खुलापन आया, और उस मानसिकता में उसी की जीते हैं। और जहां तक दलों की बात है, ये न दल से प्यार करते हैं, न जनता से प्यार करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। अभी इसके पहले जो सरकार थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उस समय आप देखिए ना, एक पूर्व मुख्यमंत्री, मैं नाम लूंगा उनका, वो थे विजय बहुगुणा, वो भी दल बदल करके आ गए। अरे जिस पार्टी के नाम पे आपने सरकार चलाई, आपदा में इतनी लूट हुई, अगर उस लूट की ही जांच हो जाए तो मैं क्या बताऊं, वो पहुंच जाएगी एक फाइनेंस कंपनी तक कि वो उसको अचानक ऐसा बूम कैसे उसी जगह मिला। तो इन्होंने लूटा और कहीं और पहुंचा दिया। तो जब मुख्यमंत्री तक को
प्यार नहीं है जनता से, पुरानी पार्टी के सिद्धांतों से। और आज भी तमाम ऐसे लोग हैं। एक सज्जन है हरीक सिंह रावत, पहले वीएचपी में हुआ करते थे, यूपी विधान परिषद में थे, अचानक पीड़ा बढ़ी, वो भाजपा में आ गए और मंत्री थे, मंत्री बन गए। ऐसे ही तमाम लोग हैं, तमाम नाम है, अभी मैं आगे डिस्कशन में लूंगा। हुआ क्या पीछे इन सब लोगों ने, जितने लोग दल बदल करते हैं, जिनको लगता है ये पार्टी पावर में आने वाली है, उसके साथ जुड़ जाते हैं ताकि उनके पुराने भ्रष्टाचार, उनके पुराने कर्म सब ढके जा सके। नहीं तो NS 74 घोटाला किस तरह से दबा दिया गया, उसमें किस नेता का नाम आ रहा था, ये दुनिया जानती है, सब कुछ है, लेकिन क्यों दबाया गया? क्योंकि राजनेता भी चाहते हैं। आपने चुंबक देखा होगा, दो तरह के चुंबक होते हैं, एक जिसका केंद्र मजबूत होता है, दूसरा हल्का होता है। जो अधिक ताकत वाला चुंबक होता है वो कम ताकत वाले चुंबक को अपनी ओर खींच लेता है, और उसके साथ जो लोहे के कण वगैरह है ना, यानी मेरा कहना है कि एक नेता, उसके साथ समर्थक और तमाम लोग उसे चिपक के उस चुंबक से चिपक जाते हैं। हालात यही हैं कि जो चुंबक राजनीतिक पार्टी ज्यादा असरदार देख रही है, जिसके बाद धन भी है, बल भी है, सत्ता भी है और संभावना भी है, उधर भगदड़ मच जाती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मात मिली है, फिर भी वही चीज फिर यहां दोहराई जा रही है। निशित जी, ये आत्मविश्वास कहां से आता है? मतलब ये डर क्यों नहीं है कि अगर मैं एन वक्त के जो जनता ने जनादेश दिया है उसको धोखा देकर किसी और राजनीतिक दल में चला जाऊंगा, तो ये इतना विश्वास आता कहां से? वो डर क्यों नहीं होता जनता को? वो डर का भाव क्यों नहीं है? देखिए, एक कहानी थी पिनोकियो। काश पिनोकियो की तरह हर झूठ बोलने में, हर फरेब करने में नाक बढ़ जाए तो ये सब एक्सपोज हो जाएंगे। और एक कहावत है, नकटे की नाक कटी 4 अंगुल और बढ़ी। जो राजनीति में नक कटे आ गए हैं, जिनको ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र, कोई अपमान की जय बोलो, बेईमान की जय बोलो, किसी ने बहुत सही लिखा था। तो जब बेईमानों का राज होगा तो क्या होगा? हालांकि मैं अभी देख रहा हूं एक्चुअल में जो पार्टी, जहां इस समय जिस पार्टी ने सबसे बड़ा दल बदल फिर शुरू करवाया है, 2-4 दिन में खबरें आई हैं, ये पार्टी एक महासागर है। इसकी एक खासियत है, समुद्र आपने देखा है, समुद्र में जब कोई आदमी डूब जाता है, वो उस कचरे को, बॉडी को बाहर फेंक देती। लेकिन ये पार्टी ने एक खासियत और कि देखते हैं जो तैर सकता है उसको बाहर फेंकने की हिम्मत नहीं करते, नहीं तो खुद डूब जाएंगे। ये सबसे बड़ा संकट है। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, मैं तो बात कर रहा हूं, भाजपा ने ये काम किया है, तो ये पाप लगातार हो रहा है। लेकिन राज्यों में क्या होता था, लेकिन ये बीमारी उत्तराखंड में बहुत बुरी तरह फैल गई है। और जो मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी, आवाज आपकी टूट रही है जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो मूल मुद्दे हैं वो पीछे। निशित जी, अरे ये मूल मुद्दों पे काम ही किसने किया? उत्तराखंड में तो मूल मुद्दों पे काम ही नहीं हुआ है। वो एक हिमाचल में पड़ोस में राज्य में जिसका परमार थे, वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार, जी डॉक्टर YS परमार, एक बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के सुकुमार संजय गांधी गए घूमने, तो उन्होंने रिसीव करने के लिए रामलाल को भेज दिया। बड़ा बुरा लगा और उन्होंने जाके शिकायत की अपनी वहां से, तो इंदिरा गांधी ने YS परमार को बुलाया और कहा कि भाई तुम वहां रिसीव नहीं करने गए। चलने के देखिए, एक तो वो किसी पार्टी का नेता नहीं है, दूसरा अगर आप कह रही मेरे बेटे के समान है, तो मैंने अपने बेटे को रिसीव करने रामलाल को भेज दिया था और अपने जेब में इस्तीफा रख के गए, तो इन्होंने इस्तीफा रख दिया, उनको हटा के रामलाल जी को बना दिया गया। तो कम से कम इतने हिम्मत वाले, इतने वैल्यू वाले राजनेता हुआ करते थे। अभी वैल्यूज है क्या? उत्तराखंड जब से बना है, एक भी वैल्यू वाला राजनेता मुझको यहां नजर नहीं आया। सब पिलपिले,
बहुत कमजोर व्यक्तित्व के लोग हैं। अगर कोई झुक जाओ कह देगा तो ये लेट जाएंगे, और कोई कहेगा लेट जाओ तो नंगे होके नाच करने लगेंगे। ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों से राजनीति में क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं? लेकिन निशित जी, आपने देखा होगा पहले पॉलिटिक्स का मतलब था मिशन, पहले पॉलिटिक्स का मतलब था एक आदर्श प्रोफेशन। पॉलिटिक्स इज फॉर मिशन, पॉलिटिक्स इज फॉर प्रोफेशन। धीरे धीरे आ गया सा पॉलिटिक्स इज फॉर कमीशन, और अब आ गया सा पॉलिटिक्स इज फॉर फैशन। तो अब तो ये एक तरह का फैशन बन गया है सर। नहीं, हाँ नहीं, पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी बन गई है। किस तरह से लूट, हाउ टू लूट द कंट्री, द रीजन, द पीपल्स। और ये जो धन आता है, जनता का धन जो आता है, वो चाहे केंद्र से आए चाहे राज्य से आए, हमारे रेवेन्यू से, उसको कैसे लूटा जाए। प्रोफेशन अब राजनीति इसका अंग बन गया है, इसलिए ये सब गिरावट आ रही है। पहले वैल्यू वाले लोग हुआ करते थे, तो ये समाज, इसका कारण है कि समाज में गिरावट आई। नहीं, लेकिन निश्चित जी, अगर जनता थोड़ा सा, जनता इस पे ध्यान दे और जनता इसका आकलन करना शुरू करे कि साहब ये जो दल बदल रहे हैं और समय के साथ सिर्फ अपनी पोजीशन पाने के लिए ये समझौता कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स से टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि डिस्करेज होंगे लोग इस तरह के। मुझको भी ये फील हो रहा है कि उस तरह का टाइम आ रहा है, और जरूर जिस समय तक यूथ खड़े नहीं होंगे फॉर चेंज, यूथ फॉर चेंज और वैल्यूज के साथ, और पॉलिटिकल गिमिक के साथ नहीं कि हम ये माफ कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये माफ कर देंगे। वो वैल्यूज के लिए लड़ेंगे और वैल्यूज पे अड़े रहेंगे, तब तो ये बदलाव आएगा, नहीं तो बदलाव संभव नहीं। बट सर, मैं ये देखता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूं, देवभूमि उत्तराखंड की बात करता हूं, तो सारे लोग अपने बड़े बड़े नेताओं के जयकारों में मस्त रहते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक प्रेशर सा बना है कि साहब कोई बड़े साहब की अगर पोस्ट आ गई उसको रिट्वीट करना है, उसको फेसबुक पे पोस्ट करना है, उसको लाइक करना है, उस पर कॉमेंट करना है। लेकिन जब एक साधारण व्यक्ति उत्तराखंड का कोई अच्छा काम कर रहा होता है या कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा होता है, उसके लिए वो भाव नहीं है। जबकि वोट मांगने वो उसी आदमी से जा रहा है जो साधारण व्यक्ति जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उसका जिक्र कहीं नहीं है। ये जो विडंबना है, ये बड़ी परेशानी देने वाली विडंबना है सर। नहीं, उसका कारण है कि रीढ़ विहीन लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की उपलब्धि कुछ भी नहीं है, और वह दूसरों के कंधों पे चढ़ के कूदना चाहते हैं, दूसरे के औरा के साथ बैठ के अपनी बढ़ाना चाहते हैं, अब अपना किसी के साथ जुड़ के अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए ऐसा होता है। और ये हर क्षेत्र में हो रहा है। ये टोटल, क्योंकि ये टोटल पतन हुआ है हमारा चारित्रिक, और इसका कारण वो बदल जाएगा। इसका कारण शिक्षा है, इसका कारण हमारा समाज है। और पहले समाज सेवा करने वाले लोग आते थे राजनीति में, उनके पास वैल्यूज हुआ करती थी। वो लोग राजनीति में आने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि धन बल, फरेब बल बहुत ज्यादा हो गया है। सर, आपने यूथ की बात की। विक्रम बिष्ट जो हैं, जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने कहा साहब यूथ ही बदलेगा, आप देखिएगा आप। और बहुत सारे दर्शक हमारे जुड़ने, जैसे साहब नेगी हैं, राहुल दुसाद हैं, एसपी डिमरी है, पूरन पाठक हैं, श्याम सिंह रावत हैं, आरसी मिश्रा है, तन्मय रावत है, समृद्धि गिरीश पाठक हैं, प्रमोद उनियाल हैं, पुष्पा मिल्कानी है, चंदन सिंह हैं, महेंद्र रावत हैं, विनय कुकरेती हैं, कमल कांत हैं, हरीचंद हैं, अनूप भट्ट हैं। मैं इन सबको पहले तो बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं सर। एक बड़े मुद्दे पे मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए अच्छे लोग राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में आना नहीं चाह सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि साहब राजनीति जनसेवा का माध्यम हो, और दूसरा राजनीति में जो बढ़ता धनबल है इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए, किसी भी रूप पे लगाई जाए। अब एक छोटा चुनाव सर, वो 2-5 पे खर्च हो जाते। आप सोचिए, जो व्यक्ति इतना पैसा खर्च कर रहा है वो जनसेवा करेगा क्या? जी जी, वो तो वसूली करेगा। सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मेरा नमस्कार। और जिन साथी ने कहा कि यूथ ही बदलाव करेगा, निश्चित तौर पे यूथ बदलाव करेगा। आपको एक घटना बताता हूं।
उत्तराखंड क्रांति दल जब बना और उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन कर रहा था उत्तराखंड राज्य बनाने का, काशी सिंह आर्य विधायक बन के आ गए थे। काशी सिंह आर्य से मैंने एक सुझाव दिया था कि एक काम कीजिए कि गांव गांव तक अपने कार्यकर्ताओं को जोड़िए, गांव में जहां अशिक्षा है ये कार्यकर्ता वहां शिक्षा का काम करें, युवाओं को, बच्चों को, किशोरों को, महिलाओं को जागृत करें, ग्रास रूट बेसिस पे संगठन खड़ा हो और वहां से आप आइए ब्लॉक में, ब्लॉक से आइए तहसील में, तहसील से आइए जिला हेडक्वार्टर, और अपनी किसी भी मांग को लेकर अगर आंदोलन करना है तो गांव पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक और प्रदेश हेडक्वार्टर तक आप धरने पे जगह जगह लोग बैठे, तब तो आंदोलन सक्सेसफुल होगा। उनको एजुकेशन भी मिलेगी, उनको अपने वैल्यूज की एजुकेशन मिलेगी, उत्तराखंडियत की एजुकेशन मिलेगी, और वो लोग जब बड़े होंगे, जब किशोरावस्था में आएंगे, वोट देने वाले होंगे तो फॉर चेंज वोट करेंगे। वो तो किया नहीं गया। और आज भी जो लोग चाहते हैं चेंज करना, एक तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या ये करनी पड़ेगी कि उनको एक क्षेत्र बनाना पड़ेगा, उस क्षेत्र विशेष में ही अपना 5 साल 10 साल देना पड़ेगा, यानी गांव गांव जाना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा। मैं प्रयागराज में जब रहता था, इलाहाबाद उस समय उसका नाम था, मैंने 2 लोगों को देखा। एक सज्जन थे जो किसी की भी डेथ हो गई जाके खड़े हो जाते थे, कुछ कर न कर पाए, कहते ये करो वो करो वो करो। वो पार्षद का चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए क्योंकि उन्होंने सोशल ऑब्लिगेशन दिया था, उनका काम किया था। दूसरे सज्जन ऐसे ही करके विधायक बन गए। पहले आपको तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, और ये तपस्या क्या यूथ कर सकता है कि एक ग्रुप बना के जहां जहां पढ़ाई नहीं हो रही वहां पढ़ाई करे, उन प्रॉब्लम्स को लगातार अब तो सोशल मीडिया उस पर उठाए, उसको लेके आंदोलन जिले जिलों में छेड़े। अगर उसने ये कर लिया और ऐसा एक ग्रुप बन गया तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड की पूरी फिजा बदल जाएगी। ये कुछ करते रहे। और भी कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं निशित जी, जरा जल्दी से उनका नाम ले लूं, मैं उनको आभार भी दे दूं। हरीश चौनाल जी हैं, महेंद्र सिंह जी हैं, विनय कुकरेती जी हैं, और बद्री प्रसाद उनियाल जी हैं, एसपी डिमरी हैं, आपके उमेश टमटा जी हैं, बिपिन पांडे जी ने लिखा है कि जिस उत्तराखंड की कल्पना की थी वो अभी तक साकार नहीं हो पाया। हरीश पांडे जी, संजय बिंजोला जी, चंदन सिंह जी, और कई विनय कुकरेती जी, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और मोहन कवि मेहरा जी और को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, एक और आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक तरफ प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, तकरीबन आज हमारे ऊपर 85,000 करोड़ का कर्ज है। दूसरी तरफ जो हमारी आर्थिक विकास दर है वो बहुत नीचे चली गई है। तीसरी तरफ हमारे पास राजस्व के कोई नए स्रोत नहीं है। चौथी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी हमारे यहाँ बेरोजगार है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें बहुत बदलाव करने हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक सड़क का मुंह नहीं देख पाए हैं। ऐसे में इन विषयों पर ध्यान देने के बजाय हम अलग अलग विषयों पर अपना ध्यान भटकाते हैं, या ऐसे नॉन इश्यूज हम पॉलिटिक्स में लेके आते हैं, चाहे वो कम्युनलिज्म हो, रीजनलिज्म हो या हो। आपको लगता है कि अब पब्लिक को ये मैंडेट देना चाहिए कि साहब हम लोग हेल्थ पे आपका विजन जानना चाहते हैं, हम एजुकेशन जानना चाहते हैं, स्टेट को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे इस पे आपका विजन जानना चाहते हैं, आप हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित करेंगे इस पे आपका विजन जानना चाहते हैं। एकदम आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को नोटा के लिए सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। दूसरा, आपके पास अधिकार है। दूसरा एक काम और होना चाहिए। आप हमारे एक साथी ने भी कहा कि उत्तराखंड जिन वैल्यूज को लेकर बना था, जिन कारणों से बना था, वो पूरा नहीं हो रहा। तो कौन कौन से कारण थे? पर्वतीय राज्य, और पर्वतीय राज्य में पर्वतों के लिए काम होगा। अब जो लोग पर्वत से एक बार नीचे आ गए, वो देहरादून हल्द्वानी से ऊपर ही नहीं चढ़ना चाहते। अगर नहीं चढ़ना चाहते तो फिर जब वोट मांगने आते हैं तो उसको क्यों नहीं दौड़ा दिया जाता कि तुम्हारी जरूरत क्या है यहां पे? और ये यूथ ही कर पाएगा। और इनको बार बार जो आप तमाम विषय गिना रहे थे उसका सहारा लेना पड़ता है।
क्योंकि जमीन पे काम करते ही नहीं है। आप बताइए, पहाड़ों पे पानी की पाइपलाइनें बिछी, पैसा खा लिया गया। पहाड़ों पे बिजली की लाइनें बिछी, पैसा खा लिया गया। तो मैंने शुरू में कहा था कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अभी जब ग्राम पंचायतों का ऑडिट कराने की बात आई, क्यों नहीं ऑडिट कराया? ये बीमारी धन खाने की ग्राम पंचायतों तक पहुंच गई है। पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। तो आप करोगे क्या? या तो जैसे क्रांति की बात होती है वो क्रांति हो कि तुम आ गए, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको बना लिया हमने बंधक, आप बताओ, लिख के दो कि तुमने क्या क्या किया, क्यों किया, और बताओ, और उसकी रिकॉर्डिंग सब जगह भेजी जाए कि तुमने ये काम क्यों किया। वो बताए कि साहब मैंने ये काम ये किया, इसमें तेरा हिस्सा क्या था, ये हिस्सा था। या तो इस मार्ग पे चला उत्तराखंड, और उत्तराखंड बहुत अच्छी स्थिति में नहीं जा रहा है। जो उत्तराखंड में जिस तरह से बेरोजगारी और समाज समस्याएं बढ़ रही हैं, एक और आंदोलन सुलग रहा है अंदर, और किसी दिन भी यह विस्फोट होगा। और ये विस्फोट इसलिए खतरनाक होगा कि हमारे बॉर्डर्स के इलाकों में बहुत ज्यादा ये गतिविधियां चल रही हैं, और ये राजनीतिक दल इसको समझ नहीं पा रहे। ना क्या समझ नहीं पा रहे, ये समझना नहीं चाह रहे। मेरी समझ में ये बात आ नहीं रही है। मेरे ख्याल से जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि कब तक अवॉइड किया जाए। तो जब पानी सर के ऊपर जाता है तो फिर आदमी कहता है कि ये मरना क्या न करना, अब इनको ठीक ही कर देना। तो हालत पानी सर के ऊपर वाली आ रही है उत्तराखंड। मेरी जो सोच है, मैं जहां से मेरे पास जानकारियां, दूसरी चीज क्या है सर, एक और मैं आपको बताऊं, जब आपकी डिपेंडेंसी पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी में हो जाएगी, आप अपना दृष्टिकोण, आप अपनी समझ, आप अपनी सोच या आप अपने तौर तरीके नहीं आजमाएंगे, आपको जितना ब्यूरोक्रेसी बता रही है उस पर ही आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये प्रदेश तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि वही ब्यूरोक्रेसी है जो 2000 से काम कर रही है, वही ब्यूरोक्रेसी है जो 2021 में काम कर रही है, वही ब्यूरोक्रेसी 2025 में काम करेगी, 2030 में काम करेगी। तो फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपको वही तरह के सपने दिखाएंगे, वही तरह के काम बताएंगे। देखिए रमेश जी, सबसे पहले तो यहां पे एक विजनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव सीएम की जरूरत है या प्रशासक की जरूरत है, जो इस काम को करे, कि जो कह दिया वो किया जाए, हमको पढ़ाओ मत। उत्तराखंड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, यहां का जो सचिवालय है, मुझको एक बार एक पूर्व मुख्यमंत्री से बात हो रही थी, वो इस सचिवालय के लोगों को साधना चाहते थे, उन्होंने बहुत कड़ाई बरती। अल्टीमेटली हुआ क्या, जो आदमी की जूनियर क्लर्क के स्टेज का था, आपने उसको डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक पे बैठा दिया। पहले मुख्यमंत्री जी ने जो आए थे, जो 5 साल जिन्होंने राज किया, अब वो कोई सेक्रेटरी बना बैठा है। काम करना नहीं चाहते। फाइलें तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक उस पे पैसा न चढ़े या उनके शाम की दारू का अरेंजमेंट नहीं हो, तो क्या काम होगा। सबसे पहला जो काम करना चाहिए कि वर्क को, एक आदमी के काम को उत्पादकता से जोड़ना पड़ेगा, कि तुम कितने बजे आए, इतनी फाइल थी, रोज उसको नेट में डालना पड़ेगा कि आज मेरे पास ये काम था, मैंने ये काम इतने बजे किया, यहां पे इस फाइल में ये ऑब्जेक्शन लगाया, इस फाइल को इसने क्लियर किया, ऑब्जेक्शन लगाया, तो उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा ये भी बताना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने धंधे के लिए ऑब्जेक्शन लगा दिया है। जब तक आप इसको नहीं जोड़ोगे, आपकी उत्पादकता क्या है। और अगर जब आपकी रोज की एक रिपोर्ट बनेगी, वीकली परफॉर्मेंस, मंथली पर मंथ, 6 मंथली और ईयरली परफॉर्मेंस देखा जाएगा, और परफॉर्मेंस वाइज इफ यू आर फेल, तो आपको बड़े प्यार से नमस्ते कह दिया जाएगा, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में रख देंगे। कोई भी अदालत ये नहीं कहेगी कि किसी निकम्मे को रखो, किसी ऐसे आदमी को रखो जो पैसा तो ले रहा है सरकार से, लेकिन सरकार के लिए काम नहीं कर रहा। कोई भी ऐसा आदमी नहीं फिर हो पाएगा कि जिसको भेजा जाए पौड़ी, देहरादून में रह के काम करेगा, उसको भेजा जाए पिथौरागढ़, हल्द्वानी में रह के काम करेगा, जबकि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है कि आप कहां से फीडबैक कर रहे हो। और उनका लाइव, इसका लाइव होना चाहिए कि तुम बेटा अगर टीचर हो तो लाइव वहां से कर रहे हो, अगर आप डीएम हो या आईजी डीआईजी हो तो वहां से बस नैनीताल में ही बैठे हो, वहीं से अटेंडेंस लगाओगे ऑनलाइन। रास्ते 100 हैं। क्या कोई इतना मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर है
जिसकी नसें नहीं दबी हुई, जिसने पाप न किया हो, यार तो कहना ना, कोई एक्शन जिसने पाप न किया हो, जो पापी ना हो। तो पापियों के, लुटेरों के, धोखेबाजों के पूरे गिरोह में आप किसको ढूंढ के निकालोगे? इसलिए लेकिन सर आप देखिए ना, आना बहुत वो जरूरी। सबसे बड़ी तकलीफ तो जनता की है, वो करे तो करे क्या? क्योंकि ये जो जीत जाते हैं दल बदल करके और वो आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सर, तो बाकियों को भी लगता है ये तो सबसे आसान तरीका है, 5 साल इस राजनीतिक दल में और फिर दूसरे पार्टी में चले जाओ, वहां भी दोबारा मंत्री या विधायक बन जाओ, फिर तीसरे राजनीतिक दल में चले जाओ। तो आपको लगता है कि बुनियादी तौर पे जनता को ये फैसला करना पड़ेगा, जनता को ये एक स्पष्ट संदेश देना पड़ेगा कि हम आपकी चाल ढाल रंग सब पे नजर रखे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं सब पे हमारी नजर है, यानी एक वॉचडॉग का काम जनता को करना पड़ेगा। इसमें जनता जनता होनी चाहिए, पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं होनी चाहिए। अगर जनता ठान ले, जनता का जनता। अभी एक मंत्री हैं यहां पे, मेरे ख्याल से धन सिंह रावत, वो अपने क्षेत्र में गए, 2-3 बार सुन चुके हैं जनता की। तो जनता जिस दिन दौड़ाने लग जाएगी ना, तो फिर जनता हो, फिर कार्यकर्ता क्योंकि जैसे ही जनता के रूप में पॉलिटिकल दल के कार्यकर्ता आएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो रियल में जनता निकले, महिलाएं निकले, बच्चियां निकले, युवा बालक निकले और उनसे पूछे तुमने क्यों नहीं किया, और जरूरत पड़े तो उनका जुलूस भी निकाल दें। अगर 8-10 विधायकों के साथ ये हो गया, या एक विधायक के साथ भी कहीं हो गया कि उनको खास तरह की माला पहना दी जाए, उनके चेहरों को तरह तरह के रंग से रंग दिया जाए और बताया जाए इसलिए कर रहे हैं, और हजारों लोग खड़े आ जाए हमने किया हमको फांसी दो, भाई साहब उत्तराखंड की राजनीति बदल जाएगी। और वही लोग ब्लॉक से लेके स्टेट हेडक्वार्टर तक आमरण अनशन पे गांधीवादी में बैठ जाए कि हम तो बन गए गांधी, बैठे हैं बच्चों से बीवी सहित, लो मारो हमको। जिस दिन यह अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ, भाई साहब 15-20 दिन में बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाएंगी। आप यहां से छोड़िए, दिल्ली की सत्ता हिलने लग जाएगी कि ये कौन सा आंदोलन शुरू हो गया भाई, कि जनता आ गई है अब सामने, इनको हम मारे तो इन पे हम आर्मी लगवाएगा, आप क्या चीन बनोगे? फिर इन पे हम पुलिस से गोलियां चलवाएं, इनको हम कौन से मुकदमा दायर करेंगे हम 10,000 लोगों पे एक साथ? भाई कितने विधायक, कितने एमएलए, कितने होते हैं वोटर एक विधानसभा क्षेत्र? 50,000, 60,000, 40,000, और 8-10 हजार भी इस आंदोलन में खड़े हो गए परिवार सहित। अच्छी अच्छी सत्ताओं को माथा टेकना। सर एक हरीश पनेरू हैं, ये नैनीताल के ओखलकांडा से हैं, इत्तेफाक से मैं भी भीमताल का ही हूं, तो मैं भी ओखलकांडा का ही हूं समझिए। इन्होंने लिखा 1 दर्जन से ज्यादा गांव संचार सेवा से कोसों दूर है, ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन कार्य तो दूर की बात है, सही से बात भी नहीं हो पाती। एकमात्र बीएसएनएल नेटवर्क होने से इस क्षेत्र में संचार सेवा सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है। अब आप सोचिए कि जब हम कम्युनिकेशन की क्रांति की बात करते हैं, संचार सेवा की क्रांति की बात करते हैं, जो हमारे रियल ब्लॉक्स होने चाहिए। और सर जब मैं था, मैं हमेशा ये कहता था कि जो ब्लॉक पीछे रह गए हैं, जैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ग्रांट फंड है, वैसे ही राज्य अपना बैकवर्ड ब्लॉक ग्रांट फंड शुरू करे, ताकि जो ब्लॉक बहुत पीछे रह गए हैं उनको भी आगे लाने की हम कोशिश करें करके। और ये जो ओखलकांडा है सर, मैं इसके बारे में जानता हूं, ये बहुत पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, आज भी विकास से कोसों दूर है, आज भी यहां दिक्कतें हैं। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि 21 साल के बाद ये आज भी उसी हाल में खड़ा है। नहीं, आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से जो ये होना भी चाहिए, लेकिन ये भ्रष्ट लोग उसको खा जाएंगे। असली प्रॉब्लम तो है कि कौन उसको। और एक बात अभी थोड़ी देर पहले आपने ब्यूरोक्रेसी की कही थी, अगर ब्यूरोक्रेसी की माने तो ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ के मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री जी तक को यहां से बता दिया है कि साहब क्या नेटवर्क बनाया है हमने इतना अच्छा नेटवर्क बनाया है कि गांव गांव तक कम्युनिकेशन हो गया है। और जो आपका उत्तराखंड का पिथौरागढ़ का या उत्तरकाशी का सुदूर इलाका है जहां कम्युनिकेशन नहीं था, नेपाल की वहां पे
आ जाती थी मोबाइल कनेक्टिविटी, हमने वहां तक पहुंचा दिया है। हाँ, वो पेपर एक्चुअली वो मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए कोई कमी न रह जाए, इस काम में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स। मुख्यमंत्री को खुश रखना है। नहीं, कागज पे तो कर दिया, नहीं कागज पे इन्होंने दिखा दिया, प्रधानमंत्री जी तक को भी दिखा दिया। उल्लू बनाविंग एक आया था ना, दे आर चीटिंग। तो क्या हमारे मीडिया में ऐसे लोग हैं? देखिए, अब जो तमाम मीडिया है वो मुझे मालूम है कि विज्ञापनों के लिए लेट जाता है। आप जैसे लोग जो पहाड़ में जा जाके तमाम जगह काम कर रहे हैं, क्या या हम लोग मिलके ऐसे चैनल से बात कर सकते हैं कि ये इन्होंने कनेक्टिविटी दिखा दी, लेकिन क्या यहां कनेक्टिविटी हुई है? नहीं हुई तो दिखाया कैसे ऑन पेपर? सूचना के अधिकार को उपयोग करना पड़ेगा, जानकारी मंगवानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कनेक्टिविटी है तो दिखाइए, नहीं है तो प्रधानमंत्री जी आप आ जाइए, एक बार आप दौरा कर लीजिए, आप हमको दिखा दीजिए, हम चरण छू लेंगे आपके। नहीं तो जिन लोगों ने रिपोर्ट दी है उनको हैंग किया जाए। यहां पे एक बहुत बड़ा काम चल रहा है आजकल, आउटसोर्सिंग। हुआ क्या कि आउटसोर्सिंग के नाम पे नौकरी दी जा रही है। अब आप आउटसोर्सिंग, आप सोचिए, अब आप 8-10 हजार की नौकरी दे रहे, उसमें भी कमीशन मांग रहे, मतलब ये इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? मैं आपको किस्सा बता रहा हूं आउटसोर्सिंग का, कि आउटसोर्सिंग की एजेंसी एक आदमी को दी, एक तो मैक्सिमम एनजीओ को दी गई है। वन विभाग ने जो एनजीओ बनाया वो यहां के पूर्व, उसमें खर्च किसने पैसा किया? वन विभाग ने, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने, या सेंटर से फंड आया। और वन विभाग के जो मुखिया थे वो आईएफएस थे, उनकी पत्नी ने एनजीओ बना दिया, उनके पास चला गया। तो तमाम जिससे एनजीओ हैं वो तमाम ऐसे प्रभावशाली आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या तमाम अधिकारियों की पत्नियों ने कब्जा कर लिया, या परिवार वाले। अब ये तो सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं, मैं आपको आगे बढ़ा, नहीं, उनके जरिए आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उसका जो हिस्सा आता है, मेरी जानकारी के हिस्सा, उसका टॉप पॉलिटिकल बॉस से लेके नीचे तक हिस्सा पड़ता है, जिसमें जनप्रतिनिधि भी को भी मिलता है। तो इससे सब मुंह बांधे रहते हैं। एक 10% भी अगर इसका कहीं टॉप पे जाएगा, पूरे उत्तराखंड से कितना बड़ा हो जाएगा? उनके पास पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा मैं नहीं जानता, लेकिन उनके नाम पे निकाला जा रहा है कि ये इनका हिस्सा, 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 या यहां माथा टेका जाएगा। लेकिन ये हो रहा है ना भ्रष्टाचार, यही तो भ्रष्टाचार है। और लोगों को क्या मिल रहा है? अगर 20,000 के किसकी आउटसोर्सिंग है तो उसको 6,000 मिल रहा है। 20 की एजेंसियां ये सब खाए जा रहे हैं। क्या किसी ने हिम्मत की इसकी जांच कराने? नहीं, जांच के नाम पे अब आप देखिए ना, कोई भी राजनीतिक दल है, आप उससे पूछिए, बोले साहब हम जांच कराएंगे, वो राजनीतिक दल आता है, वो भी उसी काम में लग जाता है, फिर वो कहता है हाँ साहब, दूसरे राजनीतिक दल से पूछिए साहब हम जांच कराएंगे। जांच के नाम पे तो यहां पर बड़ी मिली भगत है साहब, सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। नहीं, क्योंकि सब उसी दलदल से निकल रहे हैं, उसी तालाब की मछलियां हैं। तो करेंगे कैसे एक दूसरे के खिलाफ? उनको मालूम है आज हम ये रहेंगे, कल ये रहेंगे, इसलिए किसी के खिलाफ एक्शन भी नहीं लेंगे। नहीं तो जब से सत्ता यहां की बनी, उत्तराखंड राज्य बना है, इतने घोटालों की चर्चा हुई, क्या एक को सजा हुई? क्या एक की जांच पूरी हुई? जिनकी जांच पूरी हुई उनको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कह सकता है कि साहब इनकी जांच हो, जो लोग भी दोषी हों, चाहे वो मर गए हों चाहे जीवित हों, उनसे इसकी वसूली हो? ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई पीआई लेके जाए कि हमको नहीं मालूम, हमारा रेवेन्यू तो हमारा रेवेन्यू लूट हुआ है साहब, सजा दी जाए। भगदड़ मच जाएगी, उसको खरीदने का, उसको मारने की सब कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जब गुट रहेगा 5-7 हजार लोगों के, इसको खरीदोगे, किसको मारोगे, कितना खरीदोगे? एक ग्रुप बना के काम करना पड़ेगा काफी बड़े लेवल पे। और जिस दिन यह समूह बन गया, ये सुधार के रख देगा। यूथ कैन डू इट ओनली। हम लेकिन सर आपने आइडिया दे सकते कि यूथ करेगा तब जब वो पूरी तरह से इन चीजों पे ध्यान देगा, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं देगा तो मुझे लगता है राजनेताओं के लिए सबसे आसान ये रहता है कि
कि उनको लगता है कि लोग बागों की जो समझ है वो बहुत कम है, लोग बाग इतनी ज़्यादा बात ध्यान नहीं रखते और इसलिए कोई नहीं चाह रहा, इसलिए वो बड़े फ्रीडम होके काम करता है, बड़ी फ्रीली काम करता है और मैं समझता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब मैं तो ये कहूंगा आज भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार के रूप में दिखाई देता है। सवाल में एक और अर्जुन सर अर्जुन ने मछली की आंख देख ली थी, लक्ष्य बना लिया था। अभी एक युवा भाला फेंकने में गोल्ड मेडल लाया है, यानी यूथ को अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन उसको भटकना नहीं चाहिए। लक्ष्य बना लिया तो मैंने लक्ष्य बना लिया। और उत्तराखंड आंदोलन में कितने लोगों ने बलिदान दिया है, चलो एक बलिदान और सही, अपने जीवन का बलिदान मैं पूरे समाज को बदलने के लिए दे सकता हूं। हम बौद्धिक मदद कर सकते हैं हर तरह से, अगर ऐसे लोग आएंगे मैं हर तरह से उनके साथ जुड़ा रहूंगा। और हम लोग अभी दल बदल की बात कर रहे थे, 2017 में मैं जरा आना चाहूंगा। 2017 के कुछ आपको नाम बताऊंगा। हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध नियाल, यशपाल आर्या, विजय बहुगुणा, उमेश शर्मा काऊ, ये वो लोग हैं जो पिछली सरकार से सत्ता सुख भोग के आए थे, यहां पे सत्ता सुख भोग रहे हैं। और अभी 2 लोगों को और ले आए, ये भी आया राम गया राम है। राजकुमार शायद कभी बीजेपी में रहे होंगे, फिर कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आ गए। हाँ तो वो अब आया राम हो गए। फिर अब वो आया राम हो गए। सिंह पवार, प्रीतम सिंह पवार निर्दलीय थे, फिर पार्टी में आ गए, फिर आया राम हो गए। तो ये जो बड़ी पार्टियां हैं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, ये दल बदल को बढ़ावा दे रही है। और जब तक इस लड़ाई को लीगली न लड़ा जाए और सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर न कराया जाए कि साहब अगर दल बदल है, आप 50 लोग भी दल बदल करो, फिर से जाओ फील्ड पे, फिर से चुनाव लड़ो, क्योंकि आपने मतदाता के साथ धोखा किया है। आपने कहा कि हम पंजे में लड़ेंगे लेकिन कमल में सवार हो गए, कमल पे लड़ेंगे पंजे में सवार हो गए। इट्स रॉन्ग। जिस दिन ये व्यवस्था आ जाएगी आधे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। और मुझे याद है निशित जी, मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प बात को लेकर डिस्कस चल रहा था और तब मैं वहां पर लोकसभा टीवी में कार्यरत था। कृष्ण आडवाणी जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव, साहब स्टेट फंडेड इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था जब तक पॉलिटिकल करप्शन खत्म नहीं होगा इस देश से, राजनीतिक भ्रष्टाचार इस देश से, इस प्रदेश से जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक जो सपना हम उत्तराखंड के लिए देख रहे हैं, वहां के गांव के लिए देख रहे हैं, पहाड़ों के देख रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए देख रहे हैं, महिलाओं के लिए देख रहे हैं, उनको आर्थिक तौर पर संवर्धन करने का, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा आप स्टेट फंडेड इलेक्शन के बारे में बात करिए। अब ये मुद्दा वही का वही रह गया, क्योंकि उसमें छोटे राजनीतिक दल बड़े राजनीतिक दलों के बीच बहस शुरू हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए, बिकॉज ये जो इलेक्शन में भारी भरकम जो खर्च होता है, अगर मान लीजिए सर एक विधायक 3 करोड़ खर्च करता है, मैं एक औसत बात कह रहा हूं, और 170 दूनी 140 विधायक हैं और 7-21 साहब 450-500 करोड़ रुपए तो आपका केवल इलेक्शन पे इंडिविजुअल विधायक खर्च कर रहा है जी। आप सोचिए कितनी बड़ी रकम है इतने छोटे से प्रदेश के लिए। एकदम सही बात कर रहे हैं। मैं एक घटना बताऊंगा। 1991 में जी हमने सोचा कि लड़ाई लड़ी जाए इलेक्शन सिस्टम को डिस्कशन करने के लिए, तो आई वाज डिस्कसिंग, तो मेरा हाथ ऐसे हुआ, वो जैसे हाथ हुआ तो मुझको ये उंगलियां लटकी दिखाई दी। मैंने कहा दिस इज ऑक्टोपस। ये चुनाव सिस्टम ऑक्टोपस है जिसकी कई भुजाएं हैं, धन बल, बाहुबल, तमाम तरह के। और उस पे हम लोग ने डिस्कशन चालू किया और शेषन साहब ने बदलाव शुरू किए। और ये जो आप कह रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था स्टेट फंडिंग, ये जरूरी हो गया है कि हम आपको जगह प्रोवाइड करा देंगे, एक ही जगह होगी, सबके लिए एक मंच होगा। आइए अपनी बात कहिए लोगों से, लोगों को समझाइए और जाइए। आप पोस्टर नहीं छाप सकते, आप ये खराब नहीं कर सकते, दीवारें खराब नहीं करें, दीवारें खराब नहीं कर सकते। और अगर डिबेट भी होगी तो ऑनलाइन डिबेट हो ना। अब तो ये साधन है, आप 2 मंचों पे खड़े हो गए अलग अलग, दो जगह अलग अलग, 2 अलग अलग
यानी आप कह रहे हैं पोजीशन पे खड़े हो प्रेसिडेंशियल गए। फॉर्म ऑफ इलेक्शन जैसा अमेरिका में होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन, यू कम आउट विद योर प्रोग्राम पॉलिसीज, एजेंट- यू कन्विंस पब्लिक, वही आपके लिए सबसे हाँ। इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा स्थिति यही- आप कह रहे हैं। यही होना, यही सर, करना ये तो पड़ेगा आपके अगर लिए इसके लिए टू आपको पार्टी देश सिस्टम का चाहिए। रेवेन्यू बचाना है। हमारे यहाँ तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है भारत में, तो ये तो जहां टू पार्टी सिस्टम है वहां ठीक है। यानी आपके पास अमेरिकन है, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट्स हैं। यहां तो आप देखिए आज ही उत्तराखंड में कम से कम 4 पार्टियां आ गई हैं, वो तो बीजेपी, देखिए, कांग्रेस, आम मैं- आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल। देखिए, मेरा कहना है कि आप मल्टी पार्टी सिस्टम में भी इसको कर सकते हैं। आपको सबको समय दीजिए भाई, समय देंगे आपको लोग सुनने आएंगे। आपको लोग नहीं सुनने आते हैं तो आपकी कमी है ना भाई। आपको अगर लोग सुनने नहीं आते, किसी के पास ज्यादा आते हैं, ये कमी आपकी है। आपको ग्रास रूट लेवल, हर पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को भेजना पड़ेगा। वो कार्यकर्ता जवाबदेह होंगे। अभी जैसे घर घर जाके तमाम कोई रसीद काटता है, कोई पन्ना प्रमुख बनाता है, कोई गणेश को बेचता है, कोई किसी और को बेचता है, वैसे घर घर जाके आपको काम करना पड़ेगा। और सर कभी कभी आप सोचिए ना, जो आपका पोस्टर उठाता है या आपका पोस्टर लगाता है, जो आपका झंडा उठाता है या आपके लिए गांव गांव जाके प्रचार करता है, या जिसको हम कहते हैं युद्ध में जय बोलने का बड़ा महत्व है, वो कार्यकर्ता तो वहीं का वहीं रह गया। अगर आप दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे साहब, वो इतने दुखी, इतने निराश, इतने हताश हैं। वो कहते हैं साहब, हमें कोई कहता 15 साल हो गया, 10 साल से झंडा उठा रहे हैं, हमें आज तक क्या मिला, हम तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गए। नहीं तो जब ये सिस्टम आएगा ना, क्या तो नाम मैं कह रहा हूं, आप एक प्लेटफॉर्म पे अडवाणी जी वाला, तो इन कार्यकर्ताओं का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। और जिसकी जितनी मेहनत होगी, जिसकी जितनी ज्यादा पकड़ होगी, वही निकल के बाहर आएगा। फिर हवाई नेता गायब होंगे। फिर तो आपके पास वो होगा ना कि साहब मेरे 200 गांव में मेरा व्यक्ति का संपर्क है, विधायक तो जाता नहीं, तो विधायक के नाम पे वोट मत दीजिए, आपको चाहिए मांग लीजिए, नहीं तो मेरे बाद नाम पे वोट आएगा अगर मेरा संपर्क है तो। तब रियल काम होगा। नहीं लेकिन और सर, वो भी जिस दिन हवा में, संपर्क वो भी जिस दिन हवा में उड़ने, संपर्क के अलावा वो भी जिस दिन हवा में उड़ने लग जाएगा जी, उस दिन कोई नया कार्यकर्ता आके खड़ा हो जाए। तो संपर्क के अलावा सर, कोई भी मान लीजिए एक एक्स विधायक है, वो उसका बुनियादी ढांचे को लेकर उसकी क्या सोच है, एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था को लेकर उसकी क्या सोच है, हेल्थ को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए उसको लेकर उसकी क्या सोच है, पहाड़ में किस तरह से जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर उसकी क्या सोच है, नए आइडियाज लाकर हम उसको रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं उसको लेकर क्या सोच है, वोकल फॉर लोकल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है उसको लेकर उसकी क्या सोच है। ये सारी सोच तो कम से कम पब्लिक के सामने आनी चाहिए ना। ये उस डिस्कशन में इनको बताना पड़ेगा ना। फिर जब वो डिस्कशन होगा तो पब्लिक भी तो पूछेगी भैया इसका जवाब दे दो। ये क्यों नहीं लाना चाहते वो सिस्टम? इसलिए नहीं लाना चाहते कि जब जनता जवाब पूछेगी तो हम जवाब क्या देंगे? वहां तो सवाल भी आएंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो ये लोग इसलिए भागना चाहते हैं। और आप निश्चित तौर पे मानिए आने वाला फ्यूचर जो आडवाणी जी ने सलाह दी थी उसी का है। ये करें या ना करें, ये पॉलिटिकल मजबूरी है। और अभी जब कोविड आया था, कोविड ने एक चीज तो बहुत बड़ा प्रमाणित कर दिया है कि हम ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए कोविड ने वो मार्ग तो बना दिया। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम में कब लागू होता है इसी का इंतजार है। और अगर यूथ ने काम चालू कर दिया तो ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल निशित जी, बहुत दल बदलुओं का स्थिति क्या होनी चाहिए? आवाज आपके कट गई। दल बदलुओं की आदर्श स्थिति जनता को। मैंने देखी बात की कि दल बदलुओं जहां जाए उनको दौड़ा लिया, पब्लिक उनको दौड़ा ले, उनको कहे पूछे पहले ये बताओ स्पष्टीकरण दो, तुमने दल बदला क्यों? हमसे तुमने राम के नाम पे मांगा था, आज आप गौ के हत्यारों के नाम पे क्यों मांग रहे हो? आपने हमसे हाथ के नाम पे मांगा था, आज कमल के नाम पे क्यों आ गए हो? क्या हुआ आपकी वैल्यूज? हमको क्यों धोखा दिया? ये जनता को सवाल करना पड़ेगा।
और जिस दिन ये सवाल उठने मुझे चालू लगता हो, है निशित जी, उत्तराखंड की जनता इतनी समझ तो गई है, इतना इस 21 साल में मैच्योर तो हमारी जनता हो चुकी है कि वो अब सवाल पूछना शुरू करेगी। और अगर उसने सवाल पूछना शुरू किया, जो कि बिल्कुल पूछना चाहिए, मैं कहता हूं हर तरह के सवाल पूछने चाहिए, मर्यादित तरीके से सवाल पूछने चाहिए कि साहब आप बताइए कि मेरे यहाँ डॉक्टर क्यों है, आप मेरे पास अच्छे शिक्षक क्यों नहीं, आप बताइए कि हमारे पास जो सड़क है वो क्यों नहीं है, बिजली पानी समय से क्यों नहीं आती। ये सारे सवाल मुझे लगता है जनता को पूछने चाहिए, जो उनका अधिकार है, जो उनका फंडामेंटल राइट है। और एक नई राजनीति की शुरुआत इस देवभूमि में भी होनी चाहिए। और अच्छे लोग, मैं तो कहता हूं कि अच्छे लोग राजनीति में आए और वो किसी नेता को प्यार ना करें, वो किसी दल को प्यार ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी देवभूमि उत्तराखंड के करोड़ उत्तराखंडी हैं उनको प्यार करें, उनके सुख दुख में सहभागी बने। ऐसा उत्तराखंड बने तो शायद हम दुनिया में सबसे अलग हो पाए और अपना एग्जाम्पल हम दूसरे लोगों को दे पाए। निशित जी, आपने अपने अनुभव से एक मिनट मैं समाप्त मैं कुछ कहना चाहता हूं। प्लीज निशित जी, सिर्फ एक बात पूछ लें, सिर्फ एक, कि 5 साल पहले जब आए थे आप हमसे वोट मांगने, आपने ये वादे किए थे, हमसे ये कहा था, और अब आपने क्या क्या किया, सिर्फ इतना बता दी। और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? जनता अगर इतना ही पूछेगी ना, तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जमीन पर गड़े दिखाई देंगे, बता ही नहीं पाए। बिल्कुल। और निशित जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। आपने बहुत बेबाक टिप्पणी की और मैं फिर से कहना चाहूंगा, हम किसी पे कोई व्यक्तिगत कटाक्ष करने की भावना से यहां नहीं बैठे हैं, लेकिन हाँ, देवभूमि उत्तराखंड आगे बढ़े, देवभूमि उत्तराखंड एक मॉडल प्रदेश बने। हम कहां कहां सपने दिखा रहे थे, इसको ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, इसको पर्यटन प्रदेश बनाएंगे, इसको आध्यात्मिक प्रदेश बनाएंगे, इसको योगा का प्रदेश बनाएंगे, इसको वेलनेस का प्रदेश बनाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है ये हम सब लोग जानते हैं। सर हैं, अभी भी मौके हैं, अगर हम सही मायने में अपनी देवभूमि और देवभूमि के लोगों से केवल और केवल प्यार करेंगे तो हम अपनी देवभूमि के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका निशित जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी कल फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ 5 बजे बात लेकर हम आप आएंगे। तब तक के लिए आपका